अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स 1 की न्यूमेरिकल, जो कि मेजॉन की बुक से, जिसका चैप्टर 9 और प्रॉब्लम नंबर 20। लास्ट टाइम हमने 29 जो 19 प्रॉब्लम था वो हमने डिस्कस किए थे। 20 प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ टोटल लेंथ 2a हैंग्स इन इक्विलिब्रियम ओवर ए स्मूथ नेल। यानी हमारे पास एक नेल है, जिस तरह आपके पास एक खूंटी है, जिस पे ऊपर एक आपने एक रोप है जिसकी टोटल लेंथ ए ऊपर हैंग कर रही है। नीचे मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। ए वेरी स्मॉल इम्पल्स कॉज द रोप टू स्लोली रोल ऑफ द नेल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रोप एज इट जस्ट क्लियर ऑफ द नेल। एज्यूम द रोप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ द नेल एंड इज फ्री फॉल, कि वो फ्री फॉल में नहीं है और इस पर फोर्स लग रही है। इस तरीके की सिचुएशन है। हमारे पास यहाँ पे एक नेल है और इसमें की टोटल लेंथ क्या है, 2a है। यानी ये जो हमारे पास इस साइड की जो लेंथ है ये वाली, और प्लस ये जो हमारे पास लेंथ टोटल a माइनस एक्स और a प्लस एक्स जो हमने यहाँ पे किया था, इसमें टोटल अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो क्या करेगा, 2a बन जाएगा। तो अब जो है ना वो कहता है कि कितना, जैसे ये सारा जो है रोल ऑफ करके जिस तरीके से ये पोजीशन है इसकी, तो आपने इस पॉइंट पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ इसकी वेलोसिटी, जैसे इसका मास चेंज होता है तो कम्प्लीटली, तो कैसे इसका डिस्टेंस के साथ की ये जो एक्स है, ज़ाहिर बात है इस साइड पे लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये जो एक्स जब बढ़ेगा इस साइड पे ये a प्लस एक्स वाला फैक्टर बढ़ रहा है। तो इस वजह से जैसे ये मास ऊपर जाएगा, इसका वेट डाउनवर्ड आएगा, तो क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली। तो हमने इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है कैसे इसकी डिपेंडेंस है जी। तो कहते हैं कंसिडर यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 2a हैंग्स इन इक्विलिब्रियम ओवर ए स्मूथ नेल, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, और इस पर स्मॉल एक इम्पल्स लगता है, कॉज द रोप टू स्लोली रोल ऑफ, तक कि जैसे हमारे पास इस सिचुएशन में इसको इम्पल्स मिलता है तो डाउनवर्ड आना शुरू कर देता है। एक साइड वाली जिस तरीके से लास्ट हमने किया था कि अगर डिस्टेंस हमारे पास x है, लेट रो बी द मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास इज इक्वल टू m इज, जिसमें हम कहते हैं लेट रो डेंसिटी अगर हो, तो डेंसिटी हमारे पास मास ओवर लेंथ होती है, तो मास हमारे पास डेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगी, जो कि डेंसिटी इंटू लेंथ, एक साइड पे जो डाउनवर्ड आ रहा है उसकी हमारे पास लेंथ है a प्लस एक्स और इसकी डेंसिटी है x, a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, तो क्या बन जाएगा, मास इंटू दिस, और जब इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वेट यानी फोर्स बन जाएगी। तो यानी ये जो टर्म है ये मास के एक्सप्रेशन की इक्वल है, a प्लस एक्स इंटू जी, ए प्लस एक्स इंटू रो, ये क्या है, मास की इक्वल, इंटू जी ये वेट बन जाएगा, यानी mg इस तरह कहते हैं। तो a प्लस एक्स इंटू रो यानी मास, डेंसिटी इंटू लेंथ, ये क्या बन जाएगा, मास, क्योंकि डेंसिटी होता है मास ओवर लेंथ। तो यहाँ पे इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी अगर आप इस तरीके से लेके डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ, ठीक है, जैसे लीनियर मास डेंसिटी को, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू लेंथ, लेंथ हमारे पास एक साइड पे a प्लस एक्स है और दूसरी साइड पे a माइनस एक्स, माइनस साइन इस वजह से लगा है क्योंकि ये दोनों फोर्स एक डाउनवर्ड लग रही है और एक अपवर्ड लग रही है, इज इक्वल टू, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2x रो इंटू जी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि डी ओवर डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और फिर जो है इसमें हमारे पास क्योंकि वेलोसिटी है फोर्स डी वी ओवर डी टी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रो इंटू जी। यहाँ पर वो कहते हैं कि द रेट ऑफ मोमेंटम equal the force, where the force equal to mass multiplied by rate of change of velocity, which is acceleration। अब velocity dv over dt जो कि हमें find करना है। The rate of change of momentum is just the force, there combine these two equations to obtain f is equal to delta p over delta t, where force is equal to x into g एंड डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू, जिसमें आपने जस्ट चेन रूल अप्लाई करना है, यानी जो हमारे पास फोर्स ये किस चीज़ की इक्वल है, एफ में हमारे पास है 2x इंटू रो जी, और डी पी ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, ये 2a जो इसकी टोटल लेंथ है, यानी ये टोटल मास। देखिए आप इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2a इंटू रो, और डी वी ओवर डी टी की जगह डी वी ओवर डी टी। यहाँ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसमें
ये जो टर्म आ रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत क्लियर कर दूँ कि मैस क्या होता है, यहाँ से अगर देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर लेंथ। अगर आप मैस को देखें डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ हमारे पास टोटल क्या है 2a, और डेंसिटी की रो 2a इंटू रो, डी वी ओवर डी टी की जगह डी ओवर डी टी, एफ की जगह क्या है 2x रो जी, तो एफ की जगह मैंने लिखा 2x रो जी, और डी पी और डी टी की जगह लिखा 2a डी वी ओवर डी टी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, कुछ कैंसिलेशन हुई। तो जब हमने डी वी ओवर डी टी को चैन रूल लगाया इस पर, तो ये बनेगा डी वी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, जबकि ये क्या है वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स। ये तो ये डी वी ओवर डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन की जगह। जैसे आप लिखेंगे तो ये आपके पास x है और dx, तो x वालों को सेपरेट कर लें और वेलोसिटी वालों को सेपरेट कर लें, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि ये v dv इज इक्वल टू g और x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, और एक इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जब टाइम 0 था तो उस वक्त वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। ये आप कंडीशन है तो आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी, एंड दस x इज इक्वल टू 0 एक कांस्टेंट की वैल्यू, दस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, कांस्टेंट को हमने वैल्यूएट किया, जो हमारी यानी जिसे कहते हैं कि एक एजुकेटेड गेस था, या आप अज्यूम कर लें कि ज़ाहिर बात है कि जब टाइम 0 था तो उस वक्त वेलोसिटी तो 0 थी, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू, और x जो है डिस्टेंस भी 0 था, क्योंकि उस टाइम पे इधर भी हमारे पास टोटल लेंथ a था और इधर भी a था, इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि हाफ लेंथ इधर था और हाफ लेंथ इधर। जैसे इसको स्मॉल इम्पल्स मिल गया तो एक साइड पे ये डाउनवर्ड आना शुरू हो गई रोप जी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिल के वी स्क्वायर इक्वल जी और एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने दोनों तरफ रूट लेके, तो कहते हैं व्हेन द चेन क्लियर द नेल द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए। ज़ाहिर बात है कि जब ये सारे के सारा लेंथ यहाँ पे, यानी ये जो एक्स है, ये एक्स ये जो टर्म है ये सारी की सारी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तो कम हो जाएगी। सारी बात इसमें ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, यानी इस सिचुएशन बन जाएगी ए प्लस ए, एक साइड पे बढ़ रहा है और एक साइड पे कम हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए। जब ये सारा का सारा एक्स की इक्वल हो जाएगा, ए की इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स का मतलब है कि जो स्मॉल डिस्टेंस इस साइड पे इसका मैस चेंज हो रहा है, यानी लेंथ चेंज हो रहा है, सॉरी ये लेंथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जो चेंजिंग लेंथ है वो एक्स है। अब ये सारा जब ये साइड का जो ए है ये सारा यहाँ पे आ जाएगा इस सिचुएशन में, तो ये ए जो स्मॉल मैस यानी इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था वो ए इक्वल टू एक्स, यानी सारा का सारा एक्स और इज इक्वल टू ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना मैस यहाँ लेंथ यहाँ पे थी वो सारा अब इस नेल के ऊपर से गुजर के यहाँ पे आ गया होगा। तो x शुड बी इक्वल टू ए, दस v इज इक्वल टू जी ए, और यहाँ पे आप इसको लिख सकेंगे v इज इक्वल टू जी इंटू ए। इसमें आप ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि हम देख रहे थे। यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत एक आइडियलाइज मॉडल बनाना है अपने माइंड में इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्लेक्सिबल रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर स्लाइड फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप एज शोन इन द फिगर। The rope is initially released from the rest with 30 centimeter hanging over the edge of the table. Find the time at which the left end of the rope reach the edge of the table. कि ये जो लेफ्ट हैंड है ये इसके एज पे पहुंचने की कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और टोटल लेंथ क्या है 1 मीटर है, जिसमें द रोप इज इनिशियली फ्रॉम 30 सेंटीमीटर हैंगिंग पार्ट था, ठीक है, 30 सेंटीमीटर हैंगिंग पार्ट और 1 मीटर। अब एक बात आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे ये जो 30 सेंटीमीटर और 1 मीटर, इसमें अगर आपको कोई जनरलाइज बात बता दे कि ये टोटल लेंथ इसकी L मीटर है और इसमें x डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, यानी x इसकी हैंगिंग पार्ट है, तो आपको एक जनरलाइज एक्सप्रेशन याद यानी माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर जो हैंगिंग है और 1 मीटर इसकी टोटल लेंथ है, ये आपको कोई चेंज करके भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ज़रा केयर करनी है जी। तो हमारे पास फोर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें थोड़ा बहुत कहते हैं लेट्स कॉल द लेंथ ऑफ द रोप हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल एंड एल द टोटल। कि अगर मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे पास जो हैंगिंग है एंड टोटल एल लेंथ ऑफ द रोप एल है, तो और एक्स जो है हमारे पास हैंगिंग पार्ट है, तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी F इज़ इक्वल टू एम इंटू जी होता है,
जबकि m इंटू जी मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं m ओवर डिस्टेंस यानी x। तो ये बनेगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो m क्या बन जाएगा, और म्यू इंटू एक्स, तो म्यू इंटू एक्स, ये म्यू इंटू एक्स इंटू जी वेट की वजह से, तो दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू म्यू जी एक्स। और ये जो म्यू है इसमें अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि म्यू क्या है, मास ओवर टोटल लेंथ, अगर आप टोटल मास ओवर टोटल लेंथ, जी की जगह जी और एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू एम, एक एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे आप मास को मास से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स डॉट डबल डॉट इज इक्वल टू जी एक्स ओवर एल। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से होता है कि जब भी आपके पास डेरिवेटिव प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेस इस इक्वेशन की, मीन देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर अगर आप लिखें इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई हो, यानी ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो आप हमेशा याद रखें कि ऐसा कोई एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसकी प्रोपोर्शन हो, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी ले लेना तो वो उसमें भी एक्सपोनेंस के डेरिवेटिव के जो आपके पास आंसर आएगा उसमें भी एक्सपोनेंशियल होगा। ई पावर टी का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर टी आंसर में आएगा डेरिवेटिव में। तो ये देखिए जो ऐसी प्रोपोर्शनैलिटीज़ हो कि वाई यानी इसका डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल टू इट्स रूट के, तो ये इसकी सोल्यूशन हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी, क्योंकि प्लस वाले रूट में होते हैं और माइनस क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो दो रूट्स होंगे। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन जी, जारी बात है जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने ए और बी को एवेल्युएट करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इसका हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी, और जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बल्कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। कंपेयरिंग द हाईलाइटेड इक्वेशंस जी, ये देखिए हम ओमेगा स्क्वायर और एक्स, क्योंकि जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं ना तो इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इक्वेशन दोबारा जनरेट हो जाती है, यानी ये वन है यहाँ पे दोबारा, तो इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, ये वाला एक्स, क्योंकि ये दोबारा इक्वेशन रीजनरेट हो जाती है। और अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर अगर आप इस इक्वेशन को यानी इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लें तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या जी और एल बन जाएगा, ठीक है। और ये भी हमें कि जब टाइम ज़ीरो था तो एक्स नॉट आपके पास क्या था 0.3 मीटर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, जो इसमें आपको पता है कि जब हैंगिंग पार्ट जो था वो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर टाइम ज़ीरो था और वेलोसिटी इस वक्त 0 थी, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे सिचुएशन थी, ये 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर था जब टाइम 0 था और वेलोसिटी 0 थी। पुटिंग दिस इनिशियल कंडीशन इन 1 and 2 वी गेट, आप इसमें पुट करेंगे कि वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे जब टाइम 0 था, और तो आपके पास एक यहाँ पे एक इक्वेशन जाएगी और एक यहाँ से टाइम 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्या था उस टाइम, एक्स हमारे पास एक्स नॉट जो कि 0.3, दो इक्वेशन है, दो रूट, आप दो अननोन कांस्टेंट है यानी 1 और 2, दो इक्वेशन, दो आंसर आपको इसमें कांस्टेंट चाहिए ए और बी, तो ये आपके पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2, ये आप किस में पुट करें 1 में पुट कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी। इसमें ये 2 है इसको आप इधर शिफ्ट करनी चाहिए तो कोई हाइपरबोलिक का फंक्शन बनता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस नहीं एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ओवर 2, तो ये कोई हाइपरबोलिक का बनता है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट काज हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब वो कहता है कि जब वो टोटल लेंथ सारा का सारा यानी सारी की सारी लेंथ डाउन आती है, ये सारे के सारा लेंथ यहाँ पे आ जाता है, तो सारी बात है ये एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा, क्योंकि सारा अगर यहाँ ये मैथ सारा यहाँ पे आता है तो यहाँ वाला ये जो सारा मैथ इधर आएगा, इसका यानी ये जो पोर्शन है ये सारा इधर एज पे आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू एल, तो हमारे पास ये एक्स की जगह एल, और ये काज में टाइम की एक्सप्रेशन हमने फाइंड, तो टाइम आप ये काज इन्वर्स हाइपरबोलिक हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है। ये यहाँ तक ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। आपको अगर आपको कोई जनरलाइज यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है जिसमें एल की आपको कोई वैल्यूज़ लेंथ गिवन हो और एक्स नॉट जो हैंगिंग पार्ट है, तो आप इसकी टाइम के लिए भी इक्वेशन बता सकते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है।
बाकी हमारे कितने न्यूमेरिकल्स में रह गए हैं? जी, तो यहाँ पे मैं ये स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट सेक्शन में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा।